इस वीडियो में भाग लेने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें प्रमेय नंबर 1.13 को समझना होगा। आइए सबसे पहले हम प्रमेय नंबर 1.13 को समझते हैं। ये देखिए प्रमेय नंबर 1.13। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हम सबसे पहले साधारण शब्दों में समझेंगे। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, एक संख्या 25 है। इसका वर्ग जो होता है वो 625 होता है। अब मान लेते तो कोई पूर्णांक संख्या 5 है, तो यदि कोई पूर्णांक संख्या किसी संख्या के वर्ग को यानी 25 के वर्ग को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो, ये देखिए 125 बार इसे पूर्ण रूप से विभाजित कर दी, तो वह संख्या उस संख्या को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी जिस संख्या की ये वर्ग है। अर्थात ये 5 25 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। देखिए 5 25। अब एक और उदाहरण देखिए, कोई संख्या मान लेते हैं 6 है, तो इसका वर्ग होता है 36। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 है और ये 3 जो है इस 36 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, ये देखिए 12 बार पूर्ण रूप से विभाजित कर दी, तो निश्चित तौर पे यही पूर्णांक 6 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। देखिए 6 पे 3 का भाग देके देखिए, ये 2 बार विभाजित करती है। यही बताया जा रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P कोई अभाज्य संख्या है जहां P a स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। अब एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए एक संख्या है 10 है, इसका वर्ग होता है 100 और एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2 है। 2 यदि इस 100 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, ये देखिए 50 बार विभाजित कर दी, तो यही 2 जिस संख्या की वर्ग 100 है उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी 10 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। ये देखिए 5 बार विभाजित हो गई। इसी बेसिक के आधार पे हमको प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना है। आइए तो अब हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। यह प्रश्नावली अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसमें से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम विरोधोक्ति विधि से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। उल्टा हम मानते हैं इसमें। माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब हम √5 को P/Q के रूप में मान सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। पिछले प्रश्नावली में हमने आपको सह अभाज्य संख्या बताया था। सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके सिर्फ एक महत्तम समापवर्तक होता है, जैसे 3/4 लिखिए। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 3 × 1 और ये 4 × 1, इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी HCF बराबर से 1 होगा इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।
देखिए इधर √5 का वर्ग हो जाएगा और इस तरफ p/q का वर्ग कर देंगे। अब √5 का वर्ग 5 होगा और इधर हो जाएगा p²/q²। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, 5q का वर्ग बराबर से p का वर्ग। इसको हम कथन नंबर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ कुछ हमें समझना होगा, अच्छे से समझिए आप लोग। जैसे कि देखिए एक संख्या 35 है, इस 35 का गुणनखंड 5 × 7 होगा। तो यदि 35 का गुणनखंड 5 और 7 है तो ये जो 5 भी इस 35 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और ये 7 भी 35 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, क्योंकि 35 का गुणनखंड जो है 5 और 7 है, इसलिए 5 से भी 35 विभाजित होगा और 7 से भी 35 विभाजित होगा। बस इसी तथ्य का प्रयोग करते हुए हमें एक स्टेटमेंट यहाँ लिखना होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ p² एक गुणनखंड 5 है। भाई इन दोनों का गुणनफल ही तो p² है, यानी 5 × q² बराबर से p²। तो p² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए p² 5 से विभाजित होगा। ये स्टेटमेंट हम नीचे लिखेंगे। यहाँ p² का एक गुणनखंड 5 है, अतः p² 5 से विभाजित होगा, इसलिए p 5 से भी विभाजित होगा। अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है जिस संख्या की वो वर्ग होती है। तो भाई यहाँ पे p² का एक गुणनखंड 5 है, तो ये 5 p² को विभाजित करेगा, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यही हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ p² का एक गुणनखंड 5 है, अतः p² 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे देखिए, p 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना ये p 5 से विभाजित हो रहा है तो इसको हम c के बराबर मान लेते हैं। माना p/5 बराबर से c, जहां c एक अचर राशि है। अब देखिए तिर्यक गुणा करके मान निकाल लीजिए, इसलिए p बराबर से 5c हो जाएगा। ये p का मान 5c हम कथन नंबर 1 में रख देते हैं, यानी p के स्थान पे हम रख देंगे 5c। p का मान कथन 1 में रखने पर देखिए कथन नंबर 1, 5q² बराबर से p², तो ये p के स्थान पे हम 5c रख देंगे। अब हम दाहिने पक्ष का वर्ग करते हैं, 5q² बराबर से 5m 25c²। अब हम इस 5 को बटे में कर देते हैं, तो q² बराबर से 25c² बटे, ये 5 से ये 5 बार कटेगा 5m 25, तो q² बराबर से 5c²। अब ऊपर की स्थिति यहाँ पे लागू होती है। यहाँ q² का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए q² 5 से विभाजित होगा। इसी कारण से q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लिखेंगे, यहाँ q² का एक गुणनखंड 5 है, अतः q² 5 से विभाजित होगा,
इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम देखते हैं P का भी एक गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है। ये देखिए यहाँ पर P का भी एक गुणनखंड, ये P का एक गुणनखंड 5 है और Q का भी एक गुणनखंड 5 है। अब हम आगे लिखेंगे P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसको एक बार और समझते हैं। हम इसको विरोधोक्ति विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब देखिए √5 यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम √5 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात P और Q का अभाज्य गुणनखंड 1 है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। देखिए √5 का वर्ग और इधर P/Q का हल वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने के पश्चात इधर √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और इधर P का वर्ग बटे Q का वर्ग हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे, 5 का गुणा Q² से होगा। अब देखिए 5Q² बराबर से P² हो गया। अब इसको हम कथन नंबर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ P² का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए ये जो 5 जो है P² को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा और जब ये P² को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तो 5P को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। अब देखिए वो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ P² का एक गुणनखंड 5 है, अतः P² 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब P 5 से विभाजित हो रहा तो इसको हम एक अचर राशि के C के बराबर मान लेते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं तो हम पाते हैं P बराबर से 5C। ये 5C P का मान जो है 5C हम कथन नंबर 1 में रख देते हैं। P का मान कथन 1 में रखने पर तो P के स्थान पे हम रख देंगे 5C। अब इसका जब वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं कि 5Q² बराबर से 25C²। 5 का वर्ग 25 हो गया। अब इस 5 को हम बटे में ले जाते हैं और 5 से काट देते हैं तो 5×5 25 यानी 5 बार कट गया तो Q² बराबर से 5C² निकलता है। अब फिर से ऊपर की स्थिति यहाँ भी लागू होती है। Q² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए Q² 5 से विभाजित होगा। इसी कारण Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखिए P और Q दोनों भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जबकि यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 बता रहा है। P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं है। भाई वो सह अभाज्य संख्या अब नहीं है, अतः यह हमारी मान्यता गलत है। भाई हमने शुरू में जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत है। अब हम अपनी मान्यता को चेंज करके लिख देंगे। आइए तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हुए हम मान लेंगे कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब हम इस राशि को P/Q के बराबर मान सकते हैं। 3 धन 2√5 बराबर से P/Q मान लेते हैं, जहां P और Q
सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए रूट वाली जो राशि जो रहेगी, जैसे कि यहाँ पे रूट 5 है, इसको हम एक तरफ सेपरेट करेंगे, यानी हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसके एक साइड में रूट वाली राशि बचे और शेष राशि दूसरे साइड चले जाए। तो इसके लिए हमें 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर करनी होगी। तो देखिए 2 रूट 5 बराबर से p बटे q, और इस 3 को उठा के जब हम इधर ले जाएंगे तो धन 3 उठ के जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। अब बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम दाहिने ओर का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम q आएगा, यहाँ पे p और इस q का गुणा 3 से होगा तो माइनस 3q, और इधर 2 रूट 5। भाई हमारा मेन टारगेट है कि उसके एक तरफ या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड रूट वाली राशि अकेले बच जाए। तो हम रूट 5 को अकेले करने के लिए इस 2 को दाहिनी ओर बटे में ले आते हैं। रूट 5 बराबर से p माइनस 3q बटे q जो पहले से था और बटे में और 2 चला जाएगा। रूट 5 बराबर से p माइनस 3q बटे 2q, ये हो जाएगा। अब हम बताएंगे कि p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो ये अगर हम p और q का मान पूर्णांक रखते हैं तो ये राशि एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम लिखेंगे क्योंकि p और q पूर्णांक है, इसीलिए p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में हम लिखेंगे इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना है कि 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। अब हम अपनी धारणा को चेंज कर देंगे, इसीलिए 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। इसे एक बार और हम समझेंगे। देखिए प्रश्न है अपना, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। भाई हम इसका उल्टा मान लेते हैं विरोधोक्ति विधि से सिद्ध करने के लिए। अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या मान लिया गया है तो इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। 3 धन 2 रूट 5 बराबर से p बटे q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब हमें प्रश्न को आगे करने के लिए एक ही उद्देश्य बना के रखना है कि इसके एक ओर या तो बाईं ओर या तो दाईं ओर रूट वाली राशि अकेला हो जाए। इसके लिए हम इस 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते हैं। तो 3 को उठा के इधर ले जाते हैं तो ऋण 3 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे, और उसके बाद इधर हम राइट हैंड साइड हम एलसीएम लेते हैं तो p माइनस 3q बटे q, और इधर हो गया 2 रूट 5। अब हम 2 को बटे में कर देते हैं तो अपने पास लास्ट में बचता है रूट 5 बराबर से p माइनस 3q बटे 2q। अब यहां से हम देखते हैं
P और Q एक पूर्णांक है भाई, ये P और Q दोनों पूर्णांक है, तो ये P माइनस 3Q बटे 2Q, भाई P और Q का मान हम कुछ भी रखेंगे तो P माइनस 3Q बटे 2Q भी एक परिमेय संख्या बनकर के तैयार हो जाएगी। तो वही हम लिखते हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि इसका दाहिना पक्ष परिमेय संख्या होगी तो बायां पक्ष भी परिमेय होगी, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। भाई हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही हम लिख देंगे, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हमने जो माना था कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या, यह गलत है, तो हम अपनी धारणा को चेंज करके लिख देंगे, अतः 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसका हम पहला सवाल हल करते हैं, 1/√2। सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। क्योंकि 1/√2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो अब हम 1/√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं 1/√2 बराबर से P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। अब हमारा मुख्य टारगेट ये होना चाहिए कि रूट वाली राशि एक और हो जाए, या तो दाहिनी ओर या बाईं ओर। इसके लिए हम बाएं पक्ष के अंश और हर में √2 का गुणा कर देते हैं। ये देखिए कैसे करते हैं, 1/√2 गुणित √2/√2 बराबर से P/Q। अंश और हर में बराबर राशि का गुणा करने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी समीकरण के कोई भी पक्ष में, या दाहिने पक्ष हो या बाएं पक्ष हो, उसके अंश और हर में समान राशि का यदि गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए हमने 1/√2 इसके बाएं पक्ष में √2/√2 का गुणा कर दिया, तो इससे ये √2 से √2 कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि बाएं पक्ष के अंश और हर में √2 का गुणा करने पर। देखिए इधर 1 का गुणा √2 से होगा तो √2 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा P/Q। अब तिर्य गुणा कर देते हैं, तो √2 बराबर से 2P/Q। हमारा जो मुख्य लक्ष्य था वो हमने हासिल कर लिया, एक और √2 को अलग कर लिए। अब हम लिखेंगे, क्योंकि P और Q पूर्णांक है इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः भाई जब इधर परिमेय संख्या हो गई तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। भाई हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे जो कि गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना था वो गलत माने थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना
जो माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अब हम अपनी धारणा को चेंज कर लेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। भाई हम इसको विरोधोक्ति विधि से सिद्ध करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/√2 बराबर से p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q 0 के बराबर नहीं है। अब हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ये रूट वाली जो राशि है इसको या तो बाएं पक्ष या दाएं पक्ष कर ले, अकेले छोड़ दें, या तो बाएं पक्ष या दाएं पक्ष सेपरेट कर लें। इसके लिए हम बाएं पक्ष के अंश और हर में √2/√2 का गुणा कर देते हैं। इससे ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का गुणा जब √2 से होगा तो √2, और √2 का गुणा √2 से होगा तो √2 का वर्ग अर्थात 2 हो जाएगा। इसके पश्चात हम तिर्यक गुणा करते हैं तो हम पाते हैं 2 का गुणा p से कर देते हैं, और ये q का गुणा √2 से नहीं करते क्योंकि हमको √2 एक और अकेला करना है। तो इसके लिए 2 का गुणा p से कर देते हैं तो √2 बराबर से 2p/q हो जाता है। सभी सवाल में एक ही जैसे लिखना है कि यदि p और q पूर्णांक है तो 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। अतः जब इसके दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना है शुरू में ही कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माने हैं हमने। तो हम अपनी धारणा को चेंज करते हुए लिख देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे का दूसरा सवाल देखिए, 7√5। इसको हमको सिद्ध करके बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब हम चूंकि 7√5 को एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। (7√5) बराबर से p/q, जहां p और q सह-अभाज्य पूर्णांक है। तथा q 0 के बराबर नहीं है। सवाल हल करने का हमारा एक ही उद्देश्य अब रहेगा कि रूट वाली राशि को या तो दाहिने ओर या तो बाएं ओर अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए हम सिर्फ 7 को इधर बटे में कर देते हैं। तो √5 बराबर से p/7q। अब ये हो गया,
अब हम सिर्फ नीचे कथन लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक है, अतः P बटे 7Q एक परिमेय संख्या होगी, जिस कारण से इसके बराबर √5 है। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेते हैं, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P बटे 7Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः ये P बटे 7Q एक परिमेय संख्या हो गई। अब इसी के बराबर दिया है √5, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः अब हम अपनी धारणा को चेंज कर देंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। आइए अब हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। 6 धन √2। इस सवाल को भी ठीक इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। तो चलिए मान लेते हैं। माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब हम 6 धन √2 को P बटे Q के बराबर मान सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। अब सवाल हल करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये जो रूट वाली राशि है, या तो बाएं पक्ष में या दाहिने पक्ष में अकेला हो जाए। इसके लिए हम इस 6 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते हैं। तो देखिए, √2 बराबर से P बटे Q, और 6 को उठा के इधर ले गए तो ऋण 6 हो गया, और बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब √2 बराबर से यहाँ लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम आएगा Q, और 1 का गुणा जब P से होगा तो P, और यहाँ पे Q का गुणा 6 से होगा तो 6Q। ये हमारा काम हो गया कि रूट वाली राशि ये लेफ्ट हैंड साइड अकेला बच गया। अब हम अपना कथन लिखना प्रारंभ करते हैं। P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये इसका दाहिना पक्ष एक परिमेय संख्या होगी, तो बायां पक्ष भी अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इतना कथन यहाँ लिखेंगे। क्योंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना है कि 6 धन √2
एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना है कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः अब हम अपनी अवधारणा को चेंज करके ये लिख देंगे कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है।